बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। डेली यूज के सेंटेंसेज हैं, और सिर्फ सेंटेंसेज नहीं है, एक्सप्रेशंस हैं। सिचुएशन में क्या कहा जाना चाहिए, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना है। आप इस सेशन को पूरा देखिए, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश समझ में आती है तो बोलते समय क्यों अटक जाते हैं। बिकॉज वी ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर। दैट्स समथिंग यू नीड टू लेट गो ऑफ। आपको उसी चीज को छोड़ना है। सो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूं, आप इस सेशन को देखिए। और दिस इज गोना बी अ काइंड ऑफ इंग्लिश टेस्ट। आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए कि इतनी बेसिक चीजें आप इंग्लिश में नेचुरली बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना। हस्बैंड इज आस्किंग, हस्बैंड ने पूछा कि चाय खत्म हो गई। समस्या कहां पर आती है? देखिए, सबसे पहले तो होता क्या है ना कि सेम वर्ड ऑर्डर, वर्ड्स को काउंट मत करिए, सिचुएशन समझिए। मान के चलिए आपको किसी से पूछना है क्या चाय खत्म हो गई। अब अपने शब्दों में पूछिए, इन शब्दों को भूल जाइए। एक सिचुएशन है आपके पास, आपको घर में पूछना है क्या चाय खत्म हो गई, राइट। अब देखिए कितने तरीके से इस सिचुएशन में कहा जा सकता है। उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। उसमें जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं, उस सेंटेंस को फिर बाद में समझिए कि ये ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है। पहले ग्रामर नहीं लगानी है। एक तरीके से आप सिंपल ऐसे बोल के देखिए, इज द टी फिनिश्ड? क्या चाय खत्म हो गई? इज द टी फिनिश्ड? आप इस तरीके से बोल दीजिए। अब यहां पर अब ग्रामर की बात आती है, जैसे चुका चुकी है, हो गई है, तो फिर आप समझ के देखिए कि इज की जगह पर आप हैज भी यूज कर सकते हैं। हैज द टी फिनिश्ड, राइट। लेकिन इस जो है वो कॉमन है बहुत ज्यादा, तो आप इज द टी फिनिश्ड की आदत डाल लीजिए। लेकिन अगर आप हैज द टी फिनिश्ड बोल देते हैं तब भी ये ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा सेंटेंस आपका, राइट। अब फिनिश्ड की जगह अब फिर आती है एनहेंसमेंट की बारी कि भैया मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्टिव इंग्लिश बोलनी है, ऐसी बोलनी है कि सुन के लगे कि हाँ नेचुरली बोल रहे हैं। तो एनहेंसमेंट बाद में आते हैं, पहले बेस क्लियर करना होता है। 300 करीबन सिचुएशंस होती हैं। 300 सिचुएशंस में स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स अगर हमको पता है तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आ गई। फिर अच्छे वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हैं। आप इसकी जगह आप ये बोल के देखिए, इज द टी ओवर? इज द टी ओवर? क्या चाय खत्म हो गई? अब मान के चलिए इसी कंडीशन में आपको किसी से पूछना पड़े कि चाय बची है या चाय खत्म हो गई, तो आप ऐसे कह सकते हैं, इज देयर एनी टी लेफ्ट? इज देयर एनी टी लेफ्ट? क्या थोड़ी चाय बची है? गेटिंग माई पॉइंट? तो शब्दों को ट्रांसलेट मत करिए, अगला सेंटेंस देखिए और इस चीज को बिल्कुल नेचुरली बोल के बताइए। मान के चलिए आप पत्नी है, आपको कहना नहीं थोड़ी सी बची है। हस्बैंड ने कहा इज द टी ओवर? क्या चाय खत्म हो गई? आपको कहना है नहीं थोड़ी सी बची है। अब थोड़ी सी बची है, देखिए कितने तरीके से इस चीज को आप कह सकते हैं। नेचुरली आप जवाब दे के देखिए एक बार, नहीं थोड़ी सी बची है। सो आप सिंपल इस तरीके से कह सकते हैं, देयर इज सम लेफ्ट। देयर इज सम लेफ्ट, थोड़ी बची है। देयर इज अ लिटिल बिट लेफ्ट। देयर इज अ लिटिल बिट लेफ्ट, थोड़ी सी बची है, राइट। आप इसी चीज को और दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, देयर इज अ लिटिल बिट लेफ्ट आपने कह दिया, राइट। अ लिटिल बिट इज लेफ्ट। देखिए अब यहां पर ग्रामर आती है कि वर्ड ऑर्डर का खेल है सारा का सारा। ये आदत में डालना पड़ेगा, मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए अगर हम ये कह रहे हैं, देयर इज अ लिटिल बिट लेफ्ट, देयर इज अ लिटिल बिट लेफ्ट, थोड़ी सी बची है, राइट। और अगर हम यहां से देर हटा देते हैं, देर हम बता रहे हैं थोड़ी सी है, देर का कोई यहां पे यूज नहीं है, बस ये है सेंटेंस की स्टार्टिंग के लिए लगता है। अगर आप इतना कहें, अ लिटिल बिट इज लेफ्ट, राइट, तो देखिए इज कहां चला गया? अ लिटिल बिट इज लेफ्ट, या फिर देयर इज अ लिटिल बिट लेफ्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें हैं। अब ये इस चीज का समझ में आपको आ गया लॉजिक कुल मिलाकर के। ये जब आप इसको रिपीट करेंगे ना तो ये सेंटेंसेस आदत में आ जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली इनके बेसिस पे दूसरे सेंटेंसेस बनने लग जाते हैं। अब आप अगला सेंटेंस देखिए, मान के चलिए हस्बैंड ने कह दिया तो गर्म कर लो, थोड़ी तुम पी लेना थोड़ी मैं पी लूंगा। अब इस प्रकार के इडियोमेटिक सेंटेंसेस होते हैं हमारे हिंदी में। समस्या सबसे बड़ी कहां आएगी? अगर हम फिर से इसको इसी लहजे में ट्रांसलेट करने लग जाएंगे। आपको एक सजेशन देना है अपनी वाइफ को या घर में किसी को भी कि भाई जो भी चाय बची है उसे गर्म कर लो, थोड़ी तुम पी लेना थोड़ी मैं पी लूंगा। अब इस वर्ड ऑर्डर को भूल जाइए, ये सिचुएशन बोलनी है आपको। हाँ, आपको कहना है किसी को चाय गर्म कर लो, राइट। अगर आपको गर्म करने के लिए बोलना ही है तो आप कैसे बोलेंगे? सिंपल, हीट अप द टी। हीट अप द टी, आपने कह दिया चाय गर्म कर लो। हीट अप करना होता है किसी भी चीज को गर्म करना। वार्म अप द टी भी कह सकते हैं, वार्म करके पी रहे हैं, राइट। वार्म अप द टी भी बड़ा कॉमन है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसे कह दिया, देन हीट इट अप, थोड़ा गर्म कर लो। तो देन का मतलब है तो, देन हीट इट अप, गर्म कर लो। यू ग्रैब सम, ग्रैब का मतलब होता है कंज्यूम कर लेना किसी चीज को। आप ऐसे कह सकते हैं, यू ड्रिंक सम, थोड़ी तुम पियो, एंड आई विल हैव अ सिप टू, थोड़ी सी मैं भी पी लूंगा। देन हीट इट अप, यू ग्रैब सम एंड आई विल हैव अ सिप टू, मैं भी एक सिप ले लूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये सिचुएशंस हमको बतानी है। लुक एट द
नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा बेसिक सा सेंटेंस है, आप मुझसे पहले बोलने की कोशिश करिए। एक बंदे के लायक बची है, जैसे घर में जो थोड़ी सी चाय बच जाती है। नाउ आपको इतना कहना है कि एक बंदे के लायक है, दो लोग नहीं पी पाएंगे अगर मैंने गर्म कर पी ली तो। आपको एक्सप्रेस करना है इसी चीज को, आप बोल के देखिए कि एक बंदे के लायक बची है, राइट। तो लायक के लिए हमको वर्ड पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? इट्स एनफ जस्ट वन, इट्स एनफ जस्ट फॉर वन। यानी एनफ मतलब ही होता है काफी, और मतलब एनफ वर्ड आपको समझ में आ ही रहा होगा। सो इट्स एनफ जस्ट फॉर वन, यानी कि एक बंदे के लायक बची हुई है। अब यहाँ पर इट्स एनफ जस्ट फॉर वन पर्सन आप कह देंगे तब भी ठीक है, लेकिन वन अपने आप में इंडिकेट कर रहा है टॉकिंग अबाउट समवन। तो वन का मतलब होता है एक के लायक बची है। तो मीनिंग नहीं होते हैं, फीलिंग्स होती हैं कि ये वर्ड क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, राइट। जैसे अगर हम एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करें कि किसी को भी बेकार में झगड़ा नहीं करना चाहिए, राइट। किसी को भी बेकार में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे किसी को भी के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो वन इस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं। वन शुडंट फाइट अननेसेसरीली, राइट। वन शुडंट फाइट अननेसेसरीली। तो वन का एक यूज होता है जो वन एक व्यक्ति को भी इंडिकेट करता है, किसी चीज को भी इंडिकेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे कह दिया इट्स एनफ जस्ट फॉर वन, एक बंदे के लायक बची है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये तो तुम, या तो तुम पी सकते हो या मैं। आपको एक किसी को सजेशन ही देना है, भैया एक बंदे के लायक चाय बची है, या तो तुम पी सकते हो या फिर मैं। तो इधर और लगा देंगे, बेसिक सी ग्रामर है। तो थोड़ी बहुत ग्रामर यूज होती है, अदरवाइज सारे के सारे सेंटेंसेस बड़े कम ग्रामर से बोले जाते हैं। सारा का सारा खेल होता है वर्ड ऑर्डर का, कौन सा शब्द कहाँ लगा रहा है, राइट। और वो शब्द उस सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए। सो ईदर यू कैन हैव इट और आई कैन, या तो तुम पी सकते हो या मैं पी सकता हूं। ईदर यू कैन हैव इट और आई कैन। आप ऐसे कह सकते हैं, क्या आप पी सकते हो या मैं पी सकता हूं। ईदर और लगा दिया है आपने, बस प्लेसमेंट देखना है, ईदर कहां यूज कर रहे हैं और कहां यूज कर रहे हैं। ईदर यू कैन हैव इट और आई कैन, या मैं पी सकता हूं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो छोड़ो मैं नहीं पी रहा, तुम ही पी लो। अब आपको ये कहना ही है किसी को, आप नेचुरली बोल के देखिए, सारे सेंटेंसेस वर्ड्स को मत यूज करिए। आप बोलिए चलो छोड़ो मैं नहीं पी रहा, तुम ही पी लो, राइट। तो बोल के देखिए आप पहले। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अपने सेंटेंसेस, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करें। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ हुई है। सो प्लीज बी एक्टिव इन कमेंट सेक्शन, अपने सेंटेंसेस आप लिखिए, राइट। सो तो छोड़ो मैं नहीं पी रहा, तुम ही पी लो। तो छोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। लीव इट देन, राइट। फॉरगेट इट देन, लेट इट गो देन। लेट इट गो का मतलब ये चलो जाने दो, राइट। यू हैव इट योरसेल्फ, तुम ही पी लो। सो लीव इट देन, यू हैव इट योरसेल्फ, तुम ही पी लो, मैं नहीं पी रहा, राइट। अगर हमको ये कहना है चलो छोड़ो सारी तुम ही पी लो, चलो छोड़ो, फिर धीरे धीरे करके ये एनहेंसमेंट आएंगे। तुम पी लो, राइट। अब मेरे को यहाँ पर ये एक चीज और ऐड करनी है, जितनी भी बची है, मैं नहीं पी रहा, सारी तुम पी लो। सो लीव इट देन, यू हैव इट ऑल। लीव इट देन, यू हैव इट ऑल। इस तरीके से आपने कह दिया सारी तुम पी लो, या फिर ऐसे कह सकते हैं लीव इट देन, यू हैव ऑल ऑफ इट। लीव इट देन, यू हैव ऑल ऑफ इट, आप सारी पी लो। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन यू हैव इट ऑल जो है वो एक नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस कर दिया आपने अपना थॉट कि भैया मैं नहीं पी रहा, आई डोंट वांट इट, यू हैव इट ऑल, सारी तुम पी लो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स यूज करने हैं, और सिचुएशन में बोला कैसे जाएगा ये चीज हमको सीखनी होती है। अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए और बना दूं। अब देखिए ये हिंदी का सेंटेंस है, राइट। अगर हम ये सारे शब्द इसी वर्ड ऑर्डर में लगा देंगे तो इंग्लिश का सेंटेंस बड़ा अजीब सा लगेगा। सिचुएशन समझिए, अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए और बना दूं, राइट। तो फीलिंग को समझना है, फीलिंग को बोलना है। आप बोल करके देखिए, इफ यू वांट आई कैन मेक सम मोर फॉर यू। यहां पर है मैं बना सकती हूं, देखिए आई कैन मेक सम मोर फॉर यू, राइट। तो सिचुएशन को एक्सप्रेस करना सीखना है, सारे वर्ड्स को यूज नहीं करना है, तभी हमारा इंग्लिश का सेंटेंस नेचुरल साउंड करेगा। हिंदी में कुछ शब्द अलग मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन शब्दों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलेंगे तो वो जो वर्ड है इंग्लिश का वो कोई अलग मैसेज पहुंचा रहा है, राइट। तो शब्दों का मिलान नहीं करना है। इफ यू वांट आई कैन मेक सम मोर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और बना दूं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। रहने दो तुम परेशान हो जाओगी, रहने दो तुम परेशान हो जाओगी। अब किसी को हमको कहना है अरे यार रहने दो तुम परेशान हो जाओगे, अब इसी लहजे में क्यों कहूं, मैं ये कह सकता हूं रहने दो यार मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, राइट। रहने दो। तो घुमा फिरा करके बोलना आना चाहिए, घुमा फिरा के बोलना सीखिए। अगर आप लिटरल इसी वर्ड ऑर्डर में बोलने की कोशिश करेंगे तो इम्पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रांसलेटर बनना। ट्रांसलेटर बनना बहुत आगे की चीज होती है, राइट। आप फीलिंग को घुमा फिरा के एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, रहने दो तुम परेशान हो जाओगे। अगर मेरे को किसी को कहना ही है कि अरे यार छोड़ो तुम मत करो ये काम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम परेशान हो जाओगे, कुछ भी कहना है, राइट। सिचुएशन को बता करके देखिए। सो लीव इट, यू विल गेट बॉदर्ड।
लीव इट, यू विल गेट बॉदर्ड, तुम परेशान हो जाओगे, लीव इट, आई डोंट वांट टू बॉदर यू। आप ऐसे कह दीजिए, लीव इट, आई डोंट वांट टू बॉदर यू, फॉरगेट इट, आई डोंट वांट टू बॉदर यू। इसका मतलब ही वही है यार, रहने दो, परेशान नहीं करना चाहता। तो जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन के हिसाब से जो वर्ड्स याद आ रहे हैं उनको यूज करके एक सेंटेंस बनाइए और मैसेज पहुंचाना है। गेटिंग माय पॉइंट? शब्दों को, हिंदी को मत सोचिए बिल्कुल भी। आप ऐसे बोल करके देखिए, आज मुझ पे बड़ा तरस आ रहा है। नाउ वाइफ इज सेइंग कि आज मुझ पे तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है, राइट? तरस आने के लिए आप सिंपैथी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपैथी, और आप पिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वर्ड्स जब हमको पता है तो सेंटेंस में कैसे फिट होगा? आपको किसी को कहना ही है, आज तुम्हें मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है, राइट? आज तुम्हें मुझ पे बड़ा तरस आ रहा है। तो ये इस लहजे में हिंदी में बोला गया है, लेकिन इंग्लिश में इस लहजे में नहीं बोला जाएगा ना। इंग्लिश में आप नॉर्मल तरीके से बोल के देखिए, यू फीलिंग पिटी फॉर मी टुडे, यू आर फीलिंग पिटी फॉर मी टुडे, यानी आज मेरे लिए बड़ा तरस आ रहा है आपको, राइट? या फिर यू हैव सिंपैथी फॉर मी टुडे, आज मुझ पे बड़ा तरस आ रहा है। तो इंग्लिश में अलग तरीके से, इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। अगर हम हिंदी के पीछे पढ़ेंगे तो यहां पे समस्या आएगी, राइट? फीलिंग को समझिए, फीलिंग को एक्सप्रेस करिए। एक लास्ट सेंटेंस और बोल के देखिए, आपको ये खुद से बोलना है। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कॉमन कहावत है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता है, चैरिटी का मतलब ही होता है किसी को खुशी देना, किसी के लिए अच्छा काम कर देना। सो हम जब अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो हम पहले घर छोड़ते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं, कोई गरीब को देखूं, खाना खिला दूं। सो दैट इज नॉट रियल चैरिटी। चैरिटी एक्चुअली बिगिंस एट होम। आप घर पे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आपसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर को देखिए, परिवार को देखिए, पड़ोसी को देखिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। ओके, तो तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो बंदे को क्यों सिंपैथी हो रही है वाइफ के लिए? क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट? तो तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब एक तो इंग्लिश का सेंटेंस है ये, आप इसको बोल के देखिए, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी। जब अंदाजा लगा रहे हैं हम कि हाँ जरूर ऐसा होगा, तो यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड अ कॉमन सेइंग। कॉमन सेइंग का मतलब ही होता है कहावत, राइट? सो यू मस्ट हैव हर्ड ए कॉमन सेइंग, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि चैरिटी घर से शुरू होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस सेशन के बारे में आप फीडबैक दीजिए मुझे। और ये तो एक छोटा सा सेशन था, 10-12 सेशंस आप देखेंगे तो खुद से आपको ट्रांसलेशन की आदत छूटने लगेगी या फ्लुएंसी आने लग जाएगी। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।